Hello students, today we are going to talk about a topic which is the most happening topic in the entire world. The topic is viruses. Let's understand. As we know in the news, we are facing the crisis of the new coronavirus, COVID-19. COVID-19 stands for Coronavirus Disease 2019 because ये वायरस 2019 में ओरिजिनेट हुआ है। अब कहां से ओरिजिनेट हुआ है तो अलग अलग बातें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि बैट्स, चाइना में एक शहर है वुहान, जहां पर बैट्स का एक मार्केट है, वहां के लोग बैट्स खाते हैं और उसी मार्केट से वो इंसानों में आया है। कुछ कहते हैं कि पैंगोलिन से भी आया होगा। किसी का ओपिनियन है कि वो किसी लैब से लीक हुआ वायरस है या फिर वो किसी लैब ने बनाया हुआ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेपन भी हो सकता है। लेकिन ये वायरस कहीं से भी आया हो, एक बार इंसान में आने के बाद एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए इसे समय नहीं लगता और धीरे धीरे इस कोरोना ने पूरी वर्ल्ड को अपने डेंजरस इन्फेक्शन से सबको डरा के रखा हुआ है। ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है तो ये नेचुरली अगर बात करें तो ये किसी दूसरे एनिमल जैसे कि बैट्स से ह्यूमंस में आया है। कैसे आया है ये? Let us try to understand the natural origin of these viruses. उसके पहले let us first check कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमें इन्फेक्शन करती हैं। जैसे कि पैरासाइटिक वर्म्स हो सकते हैं, प्रोटिस्ट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, वायरोसॉइड्स हो सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं वायरसेस के ऊपर। वायरसेस कई सारे मिलियंस ऑफ वैरायटीज के होते हैं, बहुत वैरायटीज हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनके। इनकी साइज सबसे छोटी मानी जाती है। अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल आपके सामने रखूं तो सोच लीजिए कि एक बैक्टीरिया के अंदर हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस फिट हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हम इंसानों को इस वायरस के बारे में पता कब चला। ना सबसे पहले हम इंसानों को इस वायरस के बारे में पता चला था तो वो था साल 1886। 1886 में पहली बार एडोल्फ मेयर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहली बार इस वायरस के इन्फेक्शन को ट्रेस किया था फ्रॉम टोबैको प्लांट्स लीफ। लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाए थे। लेकिन और कुछ सालों के बाद 1892 में इवानोस्की नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस पे और फर्दर रिसर्च किया और ये वायरस इतना छोटा है कि एक लीफ का जो इन्फेक्शन है वो दूसरे लीफ पे बहुत ही आसानी से उसके एक ड्रॉप भी अगर प्लांट के सैप का, मतलब प्लांट के अंदर जो लिक्विड होता है उससे फैलता है ये। सो एक प्लांट से दूसरे प्लांट और धीरे धीरे पूरे खेत में, पूरे फार्म में इन्फेक्शन फैलता है। अब जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा गया इस ड्रॉप को, तो माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया ढूंढ रहे थे, साइंटिस्ट को लगा कि ये बैक्टीरिया होगा, लेकिन इसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं मिल रहा था। उन्होंने पहली बार इसको रिकन्फर्म किया विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल फिल्टर मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया को रिटेन करता है। तो अगर इस ड्रॉप के अंदर जो डिजीज स्प्रेड करने वाला जो ड्रॉप है, अगर वो इस फिल्टर से गुजरता है और उसमें अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया इस फिल्टर में शायद पकड़े जाएंगे और फिल्टर से निकलने के बाद वो ड्रॉप इन्फेक्शन फ्री हो जाए। जब चेक किया तो पता चला कि उस फिल्टर से पास होने के बाद भी
the drop is still able to transmit the disease. तो इवानोस्की ने ये क्लियर कर दिया कि इस ड्रॉप के अंदर बैक्टीरिया नहीं है. दिस इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर डेंजरस एंड समथिंग वेरी स्मॉल देन द बैक्टीरिया. तब जाके हम इंसानों को पहली बार वायरस के बारे में पता चला. वायरस, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है. तो हम हमारे बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कहीं तो इसको माना जाता है. तो दैट इज व्हाई इनको बहुत ही इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ना ये बहुत सिंपल है ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. इनको हम लिविंग भी नहीं मानते और नॉन लिविंग भी नहीं मानते. वायरसेस ना हमारे किसी भी टाइप के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ना ही ये किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड ये वायरस के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है. वायरस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो वो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल. और वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल या तो इट इज डीएनए या फिर इट इज आरएनए. डीएनए आरएनए में से कोई भी एक, दोनों कभी नहीं हो सकते. और ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरसेस के आसपास उनका एक प्रोटीन से बना हुआ कवर है. इट इज कॉल्ड एज कैप्सिड. ये प्रोटेक्ट करता है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को. नाउ अलोंग विथ कैप्सिड, कुछ वायरसेस के पास एक एक्स्ट्रा आउटर एनवलप भी हो सकता है. एंड कुछ वायरसेस के पास उनके अंदर ये कुछ एंजाइम्स भी होते हैं. वायरसेस को अगर आप लैब में उनको ग्रो करने की कोशिश करोगे, जैसे कि लैब में हम जब कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वायरसेस उस कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं हो पाते. दे कैन नॉट ग्रो इन अ लैब. जब साइंटिस्ट वायरस के बारे में और डिटेल में जान रहे थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एग्री कर लिया कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होने वाले जो क्राइटेरियाज होते हैं, किसी भी क्राइटेरिया को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं. सारे बायोलॉजिस्ट, सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करता है, तो वायरसेस वो नहीं करते. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन. दे हैव रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलर कंपोजिशन. सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. दे हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ग्रोथ. Viruses are not following any of the criteria followed by living organisms. Now, a typical virus में क्या क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट होता है वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल. एज आई टोल्ड यू, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए हो सकता है. और उसी जेनेटिक मटेरियल के आसपास उसका कैप्सिड है, और कैप्सिड के आसपास उसका वो एनवलप है. नाउ इस एनवलप में क्या होता है? इस एनवलप में, एज यू कैन सी, उसके आसपास यू कैन सी देयर आर सम स्पेशल प्रोटीन्स जो उसके आसपास होते हैं, लाइक स्पाइक्स. एंड अलोंग विद दैट, इस एनवलप में कुछ वायरसेस में कुछ दूसरे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे कि लिपिड्स हो सकते हैं. हाँ, जेनेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी कैप्सूल है, लेकिन वायरसेस के पास ना कोई सेल मेम्ब्रेन है, ना कोई ऑर्गेनल्स हैं. They don't have any nucleus, न्यूक्लियोइड, ना ही कोई साइटोस्केलेटन. इनमें भी काफी वैरायटीज हैं, काफी डाइवर्सिटी है. कुछ वायरसेस ऐसे रॉड शेप्ड हैं, हेलिकली अरेंज्ड. जैसे फॉर एग्जांपल ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो सबसे पहला डिस्कवर किया गया वायरस है. जैसे कि ये एक वायरस है, इसका शेप आइकोसाहेड्रॉन शेप है, मतलब इसको 20 साइड्स हैं. इसका नाम है एडिनोवायरस टाइप. देयर इज वन मोर जिसके आसपास मेम्ब्रेनस एनवलप है. ये है अपना इन्फ्लुएंजा वायरस. और कुछ का स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि बड़े वियर्ड से, छोटे से स्पाइडर की तरह दिखने वाले, इनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजस. मल्टीप्लाई करना है
तो सबसे जरूरी होता है उनका वो जो एनवलप प्रोटीन्स होते हैं, और जो एनवलप है वो उनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वो प्रोटीन्स हैं, एनवलप प्रोटीन्स, जिसकी वजह से वो किसी भी सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं और सेल से बाहर भी निकल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस। ये करते हुए इससे फायदा ये हो जाता है कि विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सेल, द वायरस इज एबल टू एंटर एंड एग्जिट द सेल। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। वायरस को अगर किसी भी स्पेसिफिक सेल को इन्फेक्शन करना है, तो उसकी एक कंडीशन ये है कि वो सेल जो है, जिसको हम होस्ट कहेंगे, वो उसने भी वायरस को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। होस्ट सेल के पास, मतलब ये वायरस जिस सेल को इन्फेक्शन करने वाला है, उस सेल के पास उसके रिसेप्टर्स होने चाहिए जो इस वायरस को पहचान सके। देयर आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन्स। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम में बता रहा हूं कि जैसे कि ये एक सेल का मेम्ब्रेन है। इस सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर यू कैन सी रेड कलर के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज सेल रिसेप्टर्स। और ऊपर आपको एक वायरस दिख रहा है, और उस वायरस के जो स्पेशल प्रोटीन्स हैं, वो अगर ये सेल के रिसेप्टर्स उनको पहचान पाए तो इन्फेक्शन कामयाब होगा। और पहचानने के बाद वो उस रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं। अब थोड़ी देर अटैच होने के बाद वायरस वेट करता है कि सेल उसको अंदर अलाउ कर ले। वायरस को सेल्स के अंदर जाकर उसकी सेल की पूरी जो मशीनरी है उसको हाईजैक करना है, उस पे कब्जा करना है। सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की जो पूरी सेटअप है, राइबोसोम्स जो है, उसके अंदर जाना है और उसको कैप्चर करना है। वायरस का डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर जाकर ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, नए प्रोटीन्स बनाते हैं डीएनए, और रेप्लिकेशन करके वो बहुत सारे कॉपीज खुद के बना लेते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारे वायरसेस अंदर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद वो उस सेल से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। Again, with the help of the protein receptors, protein structures, they are able to go out of the cell. In general, सारे viruses के ऐसे structures और functions होते हैं। उनको हमारे cells में आना है, और cell में आके हमारे ही cells की machinery use करके खुद के बहुत सारे copies बनाने हैं। वो है HIV। You can see इसके भी खुद के अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जिसका अगेन कोई और सेल है जो इसको पहचानता है। इनके प्रोटीन्स को पहचानते हैं हम इंसानों के CD4 लिम्फोसाइट्स जो अपने ब्लड में है। इस वायरस की एक और खासियत है, HIV वायरस को हम रेट्रोवायरस की कैटेगरी में गिना जाता है। ना रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं इनको? ना रेट्रोवायरस आर द वायरसेस जिनके पास एक स्पेशल एंजाइम है। As you can see on the screen, in the HIV virus, there is a special enzyme called as reverse transcriptase, जो इन्फेक्शन के बाद इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने में उसकी हेल्प करेंगे। सो इस तरह से अलग अलग वायरसेस हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग स्पीशीज को इन्फेक्शन करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोरोना वायरस। नाउ स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस ये कोई नया वायरस नहीं है, और कोरोना वायरस इज नॉट वन वायरस। इसके इट्स अ बिग फैमिली। इनकी भी एक बहुत बड़ी फैमिली है। इस वायरस में कुछ वायरस ऐसे हैं जो सिर्फ बर्ड्स को इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कि ये कुछ हैं जो सिर्फ पिग है, जो ये पिग कोरोना है। और कुछ ऐसे हैं जो हम ह्यूमंस को भी इन्फेक्शन करते आ रहे हैं। इसका सिम्टम बहुत ही सिंपल सा कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स हैं। एंड these protein spikes what you see
इज अ क्राउन शेप स्ट्रक्चर। इसीलिए इस फैमिली के जितने भी वायरसेस हैं, जितने भी वायरसेस को इस तरह का प्रोटीन शेप है क्राउन जैसा, हम इनको कोरोना फैमिली के वायरस कहते हैं। ये प्रोटीन्स काफी स्टिकी होते हैं। यूजुअली ये ह्यूमन के अपने जो सेल्स हैं उनको, जैसे कि मैंने कहा था, वो कई बार कई देर तक चिपक के रहते हैं उनको वेलक्रो की तरह, और बहुत कुछ देर रुकने के बाद जब उनको अंदर एंट्री मिल जाती है, तब अंदर जाके वो अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, बहुत सारे कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा था कि कुछ कोरोना वायरसेस सिर्फ बर्ड्स को इन्फेक्शन करते हैं, अब वो बर्ड को इन्फेक्शन करने वाला कोरोना ह्यूमन को इन्फेक्शन करता है या नहीं करता? बिल्कुल नहीं। बर्ड को जो कोरोना है वो ह्यूमंस को इन्फेक्शन नहीं करते। अब आप पूछोगे क्यों? जैसे कि मैंने कहा था कि हर वायरस के जो प्रोटीन्स होते हैं और जो होस्ट सेल होता है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो पहचानने चाहिए, वो रिकॉग्नाइज करने चाहिए वायरस को, तो ही वो इन्फेक्शन करेंगे। किसी बर्ड का कोरोना वायरस ह्यूमन सेल के अंदर अगर उसके आसपास जाता भी है तो ह्यूमन सेल उसे नहीं पहचानता, और इसीलिए जो बर्ड कोरोना वायरस होगा वो ह्यूमन सेल के अंदर इन्फेक्शन नहीं करेगा और वो बाहर ही रह जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे कई सारे वायरसेस हमारे बॉडी में अंदर जा चुके हैं और वो बाहर निकल चुके होंगे या अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, और हमें पता भी नहीं चला होगा कि हमारे अंदर वो वायरस चला गया है। फिर ये कोरोना जो बैट से आया है, जो कोविड-19 जो बैट से आया है, वो कैसे फिर ह्यूमंस को इन्फेक्शन करना शुरू करता है? अब इसके लिए एक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है और उस फिनोमिनन का नाम है म्यूटेशंस। वायरस का जो डीएनए होता है, वायरस का डीएनए जब किसी भी होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट हो रहा है या डुप्लीकेट हो रहा है, तो ड्यूरिंग द डुप्लीकेशन इट माइट अंडरगो म्यूटेशंस। उसके कुछ मैसेजेस बदल जाते हैं और इन्हीं म्यूटेशंस की वजह से कुछ नए प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो नए प्रोटीन्स की वजह से वायरस के कुछ नए म्यूटेंट वैरायटीज बन जाते हैं। लेकिन कई बार ये म्यूटेशंस से हुए जो म्यूटेंट वायरसेस हैं, ये किसी काम के नहीं होते। दे आर यूजलेस बिकॉज these viruses, these proteins of the mutant viruses may not be recognized by the same old host cells. वो एवोल्यूशन में मैं कह सकता हूं एक्सटिंक्ट हो जाता है। लेकिन अगर उस होस्ट सेल के आसपास अगर कोई दूसरा स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि बैट्स की मार्केट में ह्यूमंस भी थे, तो हो सकता है कि बैट्स के अंदर का जो ये वायरस जिसमें म्यूटेशन हुआ था, वो बैट्स के सेल को इन्फेक्शन ना करते हुए उसने ह्यूमंस को इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया। इसीलिए कुछ म्यूटेंट वायरसेस नए होस्ट में इन्फेक्शन कर पाते हैं। जैसे कि ऑन द स्क्रीन यू कैन सी, एक सेल में कई बार तो सेल के रिसेप्टर में भी म्यूटेशन हो सकता है। एज यू कैन सी कि वायरस का प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है और रिसेप्टर का स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। वायरस में भी म्यूटेशंस हो गए तो वो फिर से उसको इन्फेक्शन शुरू कर सकते हैं। जब कोई वायरस किसी नए स्पीशीज को इन्फेक्शन करना शुरू करता है, हम उसको एक टर्म कहते हैं, वी कॉल इट एज स्पिल ओवर। तो ऐसा कई बार एक्सीडेंटली हो जाता है, और ऐसा ज्यादा ह्यूमंस के साथ होने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम इंसानों में से कोई ना कोई इंसान ऐसे किसी ना किसी दूसरे एनिमल के आसपास जाता होगा, तो उस एनिमल का जो वायरस है वो म्यूटेशन करके हो सकता है कि ह्यूमंस के सेल्स उसे पहचानने लगे और एक नया इन्फेक्शन शुरू हो जाए। सो ऐसा ही हुआ है पहले भी, जैसे कि 2000 में, साल इन द ईयर 2000 में, यू नो दैट देयर वाज अ सार्स कोरोना वायरस व्हिच यूज्ड टू इन्फेक्ट ओनली द बैट्स। नाउ
उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये जो सार्स कोरोना वायरस है, इट स्टार्टेड इन्फेक्टिंग द केविट कैट्स। ना सार्स कहते हैं बिकॉज इट इज सीवियर acute respiratory syndrome, और वहां से उसने ह्यूमंस को उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए इसको कहते हैं सीवियर acute respiratory syndrome, सार्स कोरोना वायरस। और ऐसे ही हो गई है ये ब्रेकिंग न्यूज, नई डिजीज आ गई और पर्सन टू पर्सन फैलते फैलते हमें करना पड़ रहा है क्वारंटाइन, और ये वायरस वायरल होकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। और ये कुछ पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है, जैसे कि कुछ सालों पहले मिडिल ईस्ट में कैमल्स को जो कोरोना इन्फेक्शन होता था, उसने भी ह्यूमंस को इन्फेक्शन करके कई सारे ह्यूमंस की लाइफ मतलब डेथ्स हुई है वहां पर इन द मिडिल ईस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। तो ऐसे स्पिल ओवर्स कई सारे होते रहते हैं, नॉट ओनली इन कोरोना, इवन हमें एक और स्पिल ओवर पता है, वो है HIV। HIV भी जो पहले चिंपैंजीज में होता था, अब उसने म्यूटेशंस की वजह से ह्यूमंस के सेल्स को इन्फेक्शन शुरू कर दिया है। इवन पिग्स में जो स्वाइन वायरस होता था, उसने भी स्पिल ओवर करके ह्यूमंस को इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया। देन वी हैव द वेरी, ये बहुत पुराना इन्फेक्शन था, एक्चुअली 1980s की बात है। स्पेन में चिकन्स में से वो वायरस स्पिल ओवर करके उसने ह्यूमंस को इन्फेक्शन करना शुरू किया था, और हजारों लोगों की डेथ्स हुई थी इस इन्फेक्शन की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुंबई में कुछ होता है, कुछ नया स्पिल ओवर होता है, तो जरूरी नहीं है वो मुंबई में रहे। So what happens in Mumbai doesn't actually remain in Mumbai. It can spread to the entire world. वैसे तो ये म्यूटेशंस टेक्नोलॉजी से भी हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, लेकिन नेचर, ये जो म्यूटेशंस है, ये हमारे हाथ में नहीं है। Luckily, we have international organizations like WHO, that's World Health Organization, जो इन diseases को कंट्रोल करते हैं, एपिडेमिक्स पेंडेमिक्स को कंट्रोल करते हैं, और उसके मेजर्स दूसरे कंट्रीज को एजुकेट करते हैं, और सब मिलकर इन सारे इन्फेक्शंस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इन ऐसे एफर्ट्स की वजह से स्मॉल पॉक्स ऑलरेडी इज बीन इरेडिकेटेड। कुछ सालों पहले जो सार्स का इन्फेक्शन था, उसके लिए भी जो ट्रैवल बैन लगा हुआ था, वो भी लिफ्ट हो चुका है। हमने इवन इबोला से भी डील किया हुआ है, और इस तरह से हम आगे भी कोशिश करेंगे तो जरूर इन वायरसेस को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। सो सवाल का जवाब कि ये नए नए वायरसेस आते कहाँ से हैं, तो ये नए वायरसेस आते हैं पुराने वायरसेस। So new viruses originate from nothing but the old viruses. Thank you.